नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद में मैं आपके लिए वापस से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम अब जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंतर्गत हम पिछले सालों में ITI लेवल के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी का रेगुलर आधा घंटे या 1 घंटे के आसपास सॉल्यूशन किया करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं पेपर लेकर के आया हूं वो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि जूनियर इंस्ट्रक्टर 2018 का पेपर है, जिसका कि रिजल्ट आ गया और जो लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो उस पेपर का आप आज विस्तृत हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, 1 से 50 तक क्वेश्चन तो इसमें राजस्थान जीके के थे और हमारे जो काम के टेक्निकल के क्वेश्चन हैं वो 51 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 51 नंबर का क्वेश्चन। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो प्रत्येक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम का आवेश है, तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का सूत्र तो आपने पढ़ा होगा कि 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र 9 गुणा 10 की घात 9 तो ऐसे कैसे रहेगा। अब बात करते हैं कि दो आवेशों का मान है, तो एक का मान है 2 गुणा 10 की घात -7 और दूसरे का मान है मेरे दोस्त 3 गुणा 10 की घात -7। और आपके पास में जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणा 10 की घात -2 का क्या करेंगे, वर्ग। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका वर्ग करेंगे तो देखो 10 की घात 2 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4 और -4 ऊपर जाएगा तो दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 और 4 13 घात ये हो गई और 7 और 7 14, तो प्लस की 1 बचेगी और 2 घात नीचे की ऊपर जाएंगी तो 3 तिया 9 से 9 कट जाएगा तो 2 तिया 6। तो 6 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। मतलब पहले वाले क्वेश्चन की यदि तुम इस कैलकुलेशन को हल करोगे सूत्र में लगा करके, भाई सूत्र को मैं दोबारा से लिख देता हूं कि सूत्र में क्या लिखना आपको, बस F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखना है। और इसको तुम हल करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास में जो मान आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन आपके क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है कि कूलॉम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम खालिस्तान का पालन करते हैं। तो दोस्तों, कूलॉम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दोनों ही दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम होते हैं, अर्थात F समानुपाती 1/d²। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो चाहे कूलॉम का नियम हो, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने कूलॉम का भी किया था तो उसमें बटे में d² लिखा था मैंने या R² लिखा था। तो जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा दोस्तों सी, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में कहना चाह रहा है कि एक या एक से अधिक EMF स्रोत युक्त जाल क्या कहलाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक स्रोत लगे हुए होते हैं, अर्थात जो सप्लाई देते हैं, तो ऐसा जो परिपथ है वो क्या कहलाता है, सक्रिय जाल कहलाता है, एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों,
बी। और यदि इसमें बोलते कि इसमें किसी प्रकार का कोई स्रोत नहीं है तो वैसा नेटवर्क कैसा कहलाता? पैसिव, अर्थात निष्क्रिय जाल। तो आप जानते हो कि R, L, C मतलब प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र निष्क्रिय एलिमेंट है, लेकिन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कौन से एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक्टिव एलिमेंट। हाँ जी, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ लॉजिक है, उसमें लॉजिक के बिना काम नहीं होगा। यदि तुम सीधा रटने की कोशिश करोगे तो चौड़ी इक्वेशन आएगी। तो आपको सीधा पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 54 को कि दो प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तब इनका प्रतिरोध 4.5 ओम है, और जब समांतर में होते हैं तो इनका प्रतिरोध 1 ओम आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, श्रेणी का मतलब क्या है? प्रतिरोधों का जोड़ना। मतलब R1 प्लस R2 का मान कितना आना चाहिए? 4.5 ओम। और दूसरा वाला क्या कहता है कि समांतर, और समांतर में क्या होता है? दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल का मान कितना होना चाहिए? 1। तो देखो ऑप्शन आपको चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसमें जोड़ने पे 4.5 आ रहा है। देखो ऑप्शन ए में 4.5 आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 3 और 4 कितने होते हैं? 7। दूसरे में कितना है? 3 और 6 9, नहीं आ रहा इसमें भी। 3 और 9 सॉरी 12। और इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी में 1.5 और 3 को जोड़ेंगे तो 4.5, और डी में देखो 1 पॉइंट और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 2। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 54 में सी ही एक आंसर है जिसमें आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है बिना हल किए हुए 4.5। तो 4.5 तो ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे पार्ट को। इसलिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? सी। चलो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाँ दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहना चाह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 100 वाट का। मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि मेरे पास में 200 वोल्ट और 100 वाट का एक लैंप है, तो बताइए पी होता है कि नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि मुझे आर निकालना है तो वी का स्क्वायर मतलब 200 गुणा 200 क्या हो जाएगा? 200 गुणा 200, और कितने का भाग लगाऊंगा? 100 का। तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 400 ओम। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 400 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा? 400 ओम आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कितना आएगा? 400 ओम। चलो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, कि आप जानते हो कि क्या दे रखा है कि R बराबर रॉ एल बटे ए के समीकरण में रॉ किसको दर्शाता है। तो देखो हम चारों वर्डों को ही जानेंगे। तो R तो होता है दोस्तों प्रतिरोध, L होता है लंबाई, ए होता है कटाव क्षेत्रफल, और रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आएगा? प्रतिरोधकता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है ये 57। क्वेश्चन नंबर 57 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये आपको आना भी चाहिए। ये बोलना चाह रहा है कि एक जो कार है उसकी संचालक बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? 12 वोल्ट है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो मुझे बताओ दोस्तों, अधिकतम धारा कब आएगी? तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बनाऊं कि मेरे पास में ये तो क्या हो गई? बैटरी, और ये इस बैटरी का क्या हो गया? प्रतिरोध, और ये हो गए इसके संयोजक सिरे। प्रभावित होगी जब इसके सिरे क्या कर दिए जाएं? शॉर्ट सर्किट कर दिए जाएं।
तो पूछना क्या चाह रहा है कि शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त I बराबर क्या कर दोगे तुम इसका V बटा R। तो देखो मुझे ये बताओ V का मान कितना है 12 और इसका मान कितना है 0.4। तो पॉइंट हटाओगे तो 120 4 या 12 तो 30 एम्पियर। भाई क्या करना है कि 12 में 0.4 का भाग लगा दोगे तो धारा का मान आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 57 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 30 एम्पियर आ रहा है, 30 एम्पियर आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की ओर 58 की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, क्वेश्चन नंबर 58 है। उस 58 को देखिए कि मेरे पास में क्या बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, 3 ओम मान के 3 प्रतिरोध किसी त्रिभुज की भुजाओं में जुड़े हुए हैं। तो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य का प्रतिरोध क्या होगा। तो सुनो मेरे प्यारे दोस्त कि ये देखो एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। हाँ जी, तो 3 प्रतिरोध हो गए, 3 ओम इसका, 3 ओम इसका और 3 ओम इसका। बोल रहा है कि कोई भी दो सिरे, मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने ये दो सिरे लिए तो इनके प्रति मुझे क्या निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में हो जाएंगे श्रेणी में। तो 3 और 3 का कितना हो जाएगा 6 और 6 और 3 कौन से क्रम में है समांतर क्रम में। तो 6 तिया 18 और 6 3 कितने हो गए 3 और ये वाले 3 दोनों कौन से क्रम में है श्रेणी में। तो ये कितना हो गया 6 और 6 और 3 का समांतर में कितना आता है 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसका आंसर कितना आएगा 2 ओम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्तों आप मुझे रिप्लाई करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है वो पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज़्यादा होती है उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है कम होता है। तो दिए गए ऑप्शन में यदि आप देखना चाहोगे क्या देखोगे कि देखो एक 200 वाट 220, 100 वाट 220, 60 वाट 220 और 25 वाट 220। पूछना चाह रहा है कि कम से कम प्रतिरोध किसका होगा। तो हम जानते हैं कि जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो आप जान रहे हो कि वाट रेटिंग कौन से वाले की ज़्यादा है 200 वाट की है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों ए हो जाएगा। क्यों, इसकी वाट रेटिंग ज़्यादा है, तो जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम ही तो होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार हल कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको हल करके दिखाएं सभी लोग। हाँ जी जल्दी कीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में संयोजित हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध क्या होता है कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 20। तो 2 10 20 तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 4 पंजे 20 5 और ये आ जाएगा 4। तो ये कितना आया 19/20। ज़्यादातर बच्चे ये 19/20 आंसर करके आए एग्जाम में, जो कि क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि ये 1/RT का मान है, RT नहीं है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे उल्टा। तो RT उल्टा करने पे कितना आएगा 20/19। तो दोस्तों जो तुल्य प्रतिरोध का आंसर आएगा वो आएगा आपके 60 नंबर का क्या आएगा 20/19 आएगा। तो आंसर नंबर क्या होगा दोस्तों डी आंसर होगा। सभी दोस्तों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, कमेंट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को। घबराने की कोई जल्दीबाजी नहीं है,
डेली अपन यही करेंगे कि 20 या 30 क्वेश्चन डेली, आधा या पौन घंटे की क्लास लेंगे। क्लास भी लंबी नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलो ठीक है दोस्तों, बड़े आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। हाँ जी, जो दोस्त आज नए जुड़ रहे हैं वो कम से कम इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और दोस्तों को भी इस इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में पता लग जाए। क्योंकि अब आपको मैं डेली शाम को इसी समय 7 बजे 7:30 बजे के समथिंग में डेली आपको मैं एक लास्ट ईयर का पेपर लेके आएंगे और उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर उठाया, अभी तक इसके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अभी देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में में कहना चाह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई तुमने ऐसा ही मात्रक पढ़ा होगा, ओम इंटू मीटर। लेकिन ओम मीटर इसमें किसी में नहीं दे रखा है, तो इसका सीजीएस मात्रक मतलब ओम इंटू सेंटीमीटर आंसर होगा। तो 61 का आंसर क्या होगा? सी। चलो कुछ आसान क्वेश्चन है, उसमें समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में बोल रहा है कि 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों समांतर में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R/N। तो 100 प्रतिरोध है, इनकी संख्या भी कितनी है? 100। तो 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में क्या कहना चाह रहा है कि किरचॉफ का संधि नियम खालिस्तान संरक्षण के नियम पे आधारित है। याद दिलाता हूं आप सभी लोगों को कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है इसे संधि का नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का प्रथम नियम होता है इसे ही कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम। इन शॉर्ट कहें तो KCL। और जो किरचॉफ का धारा नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। हाँ, यदि क्वेश्चन यह होता कि किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टेज का नियम किस पे आधारित है, तो जवाब आता है यहाँ पर किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन से की ओर? 65 की ओर। दोस्तों ये 65 नंबर एक न्यूमेरिकल और एक बच्चों वाला न्यूमेरिकल एकदम, लेकिन समझ में आएगा तो बहुत आसान है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत करेगा। हाँ जी, हमें चाहिए आर का मान। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या समझ लेते हैं कि देखो, जिस जगह मैंने डॉट का निशान लगाया है इस जगह आप देख रहे हो कि एक 5 ओम की शाखा है, एक 7 ओम की शाखा है और एक आर मान की शाखा है। तीनों आंखें मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो जिस बिंदु पर शाखाएं मिलेंगी तो वो जंक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का वोल्टेज है वो क्या है? V है। और इस जगह को मैं मान लेता हूँ ये क्या है? ग्राउंड से। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैंने नाम दे दिया है I1। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको नाम दे दिया मैंने I2। जिस जगह आप किरचॉफ का धारा नियम लगाना चाह रहे हो, मतलब जंक्शन पे KCL लगाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जिस पे जंक्शन पे लगा रहे हो वहाँ के वोल्टेज को हमेशा क्या मानना है? अधिकतम। तो आप देख रहे हो कि I भी धारा जा रही है, I2 धारा भी जा रही है और 2 एम्पियर क्वेश्चन खुद भी कह रहा है वो जा रही है। तो धारा नियम के अनुसार क्या होता है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मेरे प्यारे दोस्त की तीनों की तीनों धारा जा रही हैं, तो जाने वाली धाराओं का योग एक साथ और आने वाली धाराओं का एक साथ। तो आने वाली कुछ है नहीं तो 0। मुझे बताओ धारा कैसे निकालते हो? कि वोल्टेज का अंतर बटे प्रतिरोध। तो मुझे बताओ I1 कैसे निकालूंगा? तो यहाँ का वोल्टेज तो V और यहाँ का कितना है? 0। तो वोल्टेज का अंतर क्या हो जाएगा? V। क्या है कि यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ का 70।
तो क्या करोगे, V माइनस का 70 और इसमें कितने का भाग लगाओगे, इसके प्रतिरोध का, और इधर का कितना है 2, और बराबर में क्या कर दोगे 0। तो दोस्त इस समीकरण को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में किसका मान आएगा, वोल्टेज का। जब वोल्टेज का मान पता है, धारा का मान पता है, तो आप प्रतिरोध का मान निकाल लेना। फिर भी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी होगी और तुम इसको हल करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 17.5 ओम आएगा। फिर भी किसी दोस्त को दिक्कत होती है कि साहब ये समीकरण ही हल नहीं हो रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 35, तो 5 7 35, तो 5 बार जाएगा तो 5 भी तो ये हो गया, 7 भी ये हो गया, 490 ये हो गया, और 70 ये हो गया, बराबर में 0। हल कर देना, हल करने पे वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, उसमें 2 एम्पियर का भाग दे देना तो आपका प्रतिरोध निकल जाएगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल हो जाएगा। बस किरचॉफ का क्या निकालना है आपको, धारा नियम को लगाना है, इस जगह नोड एनालिसिस लगा दोगे तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर, हल करने पे कितना आंसर आएगा 17.5। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या आ रहा है 17.5 आ रहा है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ जी 65 हो गया ना, 65 के बाद में देखते हैं इधर, हाँ जी 65 के बाद में इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहना चाह रहा है कि किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टेजों का बीजगणितीय योग खाली स्थान के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि बराबर होता है, यही किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले नियम में तो क्या होता है सिग्मा आई बराबर 0, और दूसरे नियम में क्या होता है सिग्मा वी बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 66 है, इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी आंसर आएगा। क्लियर है ना सभी दोस्तों को, हाँ जी। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको खुद को भी पता है, तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मेहनत इसलिए ही तो कर पा रहा हूँ कि आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है। तो आप यदि वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करो। ये आपका अपना चैनल है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो ये आपका अपना चैनल है जिसमें मैं डेली रेगुलर अब वीडियो वापस से देखो, मैंने पहले भी 35-40 वीडियो थ्योरी के डाले हुए हैं। आपका अगर उसी प्रकार से प्यार मिलता रहेगा तो हो सकता है मैं आपके लिए थ्योरी के और भी वीडियो लेकर के आऊँ। अभी मैं सिर्फ आपके जो NCL का पेपर है ना, उस NCL के पेपर को देखते हुए सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। तो प्रैक्टिस का फोकस करोगे तो दोस्तों आप जानते हो कि पिछले सालों के पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% है जो पछता ही पछता है। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं। एक मिनट सॉरी, हाँ ये कहना चाह रहा है कि धारा नियम के द्वारा ये अनुबंध लिखो। तो अनुबंध में क्या कहता है कि आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। तो देखो कौन सी धारा आ रही है I2, कौन सी धारा आ रही है I3, कौन सी धारा आ रही है I4। तो क्या हो जाएगा I2 I3 I4। तो ये तो कौन सा हो गया आने वाली धाराओं का योग। अब मुझे बताओ जा कौन कौन सी रही है I5 और I6। तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I5, सॉरी I6 गलती से भूल गया, ये I1 और I5 ये तो जा रही है, मतलब 1 नंबर और 5 नंबर तो जा रही हैं, 2 3 और 4 क्या हो रही हैं आ रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको तुम देखना कि इसका आंसर क्या निकल करके आ रहा है कि I1 और I5 किस में जा रही हैं I1 I5। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर विद्यमान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त कि यदि मेरे पास में कोई चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आएगा।
तो आप देखो लोहा, एल्युमिनियम, ताम्र सब में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन बिना धारा प्रवाहित हुए कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जब तक आवेश चलायमान नहीं होगा तब तक धारा नहीं आएगी, धारा नहीं आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? चलायमान आवेश कि जब तक चार्ज गति नहीं करेगा चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 69, 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है कि गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो गाउस के नियम के अनुसार हमेशा क्या होता है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। चलो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे 69 के बाद में क्वेश्चन नंबर 70। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर करना है। हाँ जी दोस्त, क्वेश्चन ने कहना चाह रहा है कि डीसी जनित्र के लिए यदि स्थिर हानियां चर हानियों के तुल्य हो तो जनित्र की दक्षता क्या होगी? यूं कहना चाह रहा है कि यदि वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होगा तो क्या होगा कि दोस्तों उस समय हमारे जनित्र की दक्षता अधिकतम प्राप्त होती है। अपन वो पहले भी तो पढ़ते थे कि ताम्र हानि बराबर आयरन लॉस आएगा तो अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, अर्थात इफिशियंसी जो नीटा का मान है वो क्या प्राप्त होगा? मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा डी। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ओ सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई है, डी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है वो सी है। सही बताया था कि दक्षता अधिकतम होती है तो आंसर सी होगा, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ दिमाग में नेगेटिव विचार ना लाएं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहना चाह रहा है कि डीसी जनित्र के कुंडलन किसके बने हुए होते हैं? तो दोस्तों डीसी जनित्र की जो सभी प्रकार की कुंडलियां होती है वो तांबे की बनी हुई होती है। तो 71 का नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। कहना चाह रहा है कि डायनामिक मटेरियल में या प्रतिचुंबकीय पदार्थों में x का क्या मान होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त x बराबर होता है म्यू आर माइनस 1। अब बात करते हैं कि साहब ये म्यू आर क्या है? तो म्यू आर होती है चुंबकीयशीलता। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। तो जब 1 से कम मान आएगा तो मान प्लस में आएगा कि माइनस में? तो दोस्त ये हमेशा मान किस में आएगा? ऋणात्मक। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो x है उसका मान हमेशा ऋणात्मक आता है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 73 की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब B, और B बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? φ/a। तो इसका मात्रक हो गया वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं आज। हाँ जी 74 को देखिए कि डीसी जनित्र में लोहा हानियों से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जानते हो कि दोस्तों कि हानियां जितनी अधिक होंगी दक्षता उतनी ही। 74 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? ए। तो यदि लॉस बढ़ेंगे तो दक्षता घटेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 हो गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहना चाह रहा है कि ध्रुव फ्लक्स को स्थिर रखते हुए डीसी जनित्र की चाल को दुगना कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ई बी समानुपाती क्या होता है? फाई एन। ये तो मोटर में होता है, जनरेटर में ई बी होता नहीं है, तो ई होता है कि ई समानुपाती फाई एन। तो चाल दुगनी करेंगे तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा? दुगना। तो 75 का आंसर होगा दोस्तों ए, कि चाल दुगनी करेंगे तो उसका विद्युत वाहक बल जो पैदा हो रहा है वो भी दुगना होगा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन दोस्तों एक बार एलडीसी में भी रिपीट हुआ था, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी आया है। पूछना ये चाह रहा है कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूल अंतर क्या है?
तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अच्छी तरह जानते हो कि जो डीसी जनरेटर है उसमें कॉम्यूटेटर अर्थात दिक् परिवर्तक की जरूरत होती है, और एसी जनरेटर में हम क्या लेते हैं, स्लिप रिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्षेत्र है उसका आंसर क्या आएगा, सबसे सही आंसर होगा वो होगा डी, कि अंतर करने का सबसे सही तरीका क्या है कि पहचान करके ही बता सकते हैं कि स्लिप रिंग होगी तो वो एसी मशीन है, कॉम्यूटेटर होगा तो वो डीसी मशीन है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, उसका आंसर क्या आएगा, डी फॉर डॉग, कुत्ता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल पावर की पूछ रहा है, तब बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, अधिकतम जब यांत्रिक शक्ति पैदा होती है तो ईबी का मान क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। तो ये पूछना चाह दो, और 1/2 का मतलब 0.5। तो 77 का आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0.5। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, कि डीसी श्रेणी मोटर में शाफ्ट बलयुग्म का आर्मेचर बलयुग्म से कम होने का क्या कारण है। तो भैया, शाफ्ट में जो पावर मिल रही है और जो अंदर आर्मेचर में पैदा हो रही है, तो पैदा होने वाली ज़्यादा होती है और शाफ्ट में मिलने वाली कम, क्योंकि स्ट्रे हानियों के कारण। स्ट्रे हानियाँ क्या होती है, तो हम जानते हैं कि यांत्रिक घर्षण के कारण, बियरिंग और ब्रश के घर्षण के कारण तो ये हानियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए हमारा जो आर्मेचर का टॉर्क तो ज़्यादा होता है और शाफ्ट में मिलने वाला कम। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, स्ट्रे लॉस। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से आज के सेशन में। देखो, मेरा उद्देश्य होता है कि आपका समय खराब नहीं किया जाए, फटाफट से क्वेश्चनों को हल करें, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके फायदे के लिए। ठीक है, हाँ जी, ये बोल रहा है कि यदि डीसी मोटर में अचानक से बैक ईएमएफ खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो आप जानते हो कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी माइनस का ईबी बटे आर ए। तो जब अचानक से ईबी खत्म हो जाएगा तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब जब धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो हो सकता है हमारी वाइंडिंग क्या हो जाए, जल जाए, अर्थात मोटर क्या हो सकती है, जल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा कि आर्मेचर जल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। ठीक है, फिर कल इसी समय आपके लिए फिर से नया सेशन लेकर के आऊँगा। कल वाली क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब करें। हाँ जी, स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 HP। तो दोस्तों, जो आज के सेशन के लिए तो इतना ही दोस्तों। जो भी मेरे प्यारे दोस्त नए हैं, तो जो नए दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए दोस्तों थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।